नमस्कार मित्रों, परिमल हाई स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें, जिससे कि सारे वीडियो सरलता से देख सकें। यहाँ पर हम कक्षा 9 हिंदी मीडियम के विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है, कोशिका शब्द का अर्थ समझाइए और उसके खोज के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सेल, जिसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं, वह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। अब इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्राथमिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र में, मित्रों यह जो सूक्ष्मदर्शक यंत्र था यह रॉबर्ट हुक ने स्वयं बनाया था। उसमें उन्होंने कॉर्क की पतली काट का अवलोकन किया। कॉर्क से तात्पर्य हमारा यह है कि कॉर्क यह वृक्षों के तनों की बाह्य त्वचा के स्थान पर पाया जाता है। मृत कोशिकाओं का ऊतकों से बना हुआ एक मोटा स्तर है और इसका मुख्य रूप से उपयोग शैंपेन के बोतल में किया जाता है। तो कॉर्क के पतली काट का अवलोकन करने पर इसमें छोटे छोटे अनेक प्रकोष्ठ दिखे। प्रकोष्ठ से तात्पर्य है कि इसमें छोटे छोटे अनेक कमरे दिखाई दिए जिसकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते जैसी है। जो आप आकृति में देख सकते हैं यह रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया अवलोकन है। और आप यहाँ कोशिका की रचना देख सकते हैं जो छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसकी रचना है। अब रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा था। अब यह घटना छोटी एवं अर्थहीन लगती है, परंतु विज्ञान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद से ही बायोलॉजी के क्षेत्र में सेल बायोलॉजी का विकास हुआ। अब रॉबर्ट हुक ने देखा कि जीवों में इसी प्रकार से अलग अलग एकक आए हुए, मतलब कि सभी जीवों में इसी प्रकार के अलग अलग एकक आए हुए हैं। अब इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का आज तक उपयोग किया जाता है। मित्रों याद रखिए कि रॉबर्ट हुक ने जो अवलोकन किया था वो मृत कोशिका का अवलोकन किया था। इसके पश्चात 1674 में लुवन-हॉक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया तो उस समय आएंगे लुवन-हॉक। और आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका का अध्ययन किसने किया था उस समय आएंगे रॉबर्ट हुक। इसके पश्चात 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक का पता लगाया और उसी के पश्चात 1839 में परकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य ऐसा नाम दिया था। दूसरा सवाल है कि प्याज के छिलके की कोशिका के अस्थायी आस्थापन को तैयार करने का प्रयोग समझाइए। तो पहले हम हेतु देख लेते हैं कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अस्थायी आस्थापन हमें तैयार करना है। इसके लिए हमें कौन कौन से साधन की आवश्यकता होगी? तो चिमटा की आवश्यकता होगी, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र और ब्रश की आवश्यकता होगी। अब अभिरंजक में हम आयोडीन या फिर सेफ्रामाइन दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं और पदार्थ के रूप में हम प्याज की झिल्ली का उपयोग करेंगे। अब स्थापन तैयार करने की पद्धति देखते हैं। तो हमें सबसे पहले प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से यानी कि भीतरी सतह से हमें झिल्ली को निकाल लेना है। मित्रों आपको जब प्याज लो तो उसे काटो तो उस समय उसके भीतरी सतह से आपको ये झिल्ली मिल जाएगी। अब इस झिल्ली को तुरंत ही पानी वाले वॉच ग्लास के अंदर रख देना है। अब एक कांच की हमें स्वच्छ स्लाइड लेनी है। मित्रों ये जो स्लाइड है, आप जब ब्लड ग्रुप चेक कराने जाओ तो वहाँ पर कांच के आयताकार टुकड़े होते हैं जिसे हम स्लाइड कहते हैं। तो वहाँ पर आपको यह स्लाइड मिल जाएगी। अब स्लाइड पर हमें पानी की एक बूंद डालनी है और वॉच ग्लास में रखी हुई झिल्ली के छोटे टुकड़ों को इस प्रकार से इस पर रखना है कि झिल्ली बिल्कुल सीधी रहे। यदि झिल्ली सीधी नहीं रहती तो हमें ब्रश की सहायता से झिल्ली को सीधी कर देनी है। अब इस पर आयोडीन या फिर सोफ्रामाइन की हमें बूंदें डालनी है। मित्रों आयोडीन या सोफ्रामाइन डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? क्योंकि यहाँ पर हमें कोशिकाओं का अध्ययन करना है। मित्रों हम जब बिगर आयोडीन या सोफ्रामाइन डाल इस कोशिका का अध्ययन करेंगे तो हम कोशिका को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे नहीं, लेकिन जब हम ये अभिरंजक उसमें मिलाते हैं तो हम कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से एवं रंगीन देख सकते हैं, जिससे कि उसके सारे भाग हम अलग अलग देख लेते हैं। अब कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखना है जिससे कि वायु के बुलबुले न आने पाए। मित्रों कवर स्लिप हमेशा याद रखिए कि हमेशा स्लाइड के ऊपर रखा जाता है और हमें उसको इस प्रकार से रखना है कि उसमें से वायु के बुलबुले न आए। अब तैयार किए हुए आस्थापन को हमें सबसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शक यंत्र में देखने हैं। कम शक्ति में हम लोग 10x में देख सकते हैं और उच्च शक्ति में हम लोग 45x तक में देख सकते हैं।
अब अवलोकन हमें क्या देखने को मिलेगा कि अस्थायी स्लाइड में छोटे बड़े प्रकोष्ठ के रूप में हमें कोशिका रचना देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ आकृति में देख सकते हैं कि अनेक छोटे बड़े कमरे जैसे आपको अनेक कोशिका की आपकी रचना दिखाई देती है। अब यह सभी संरचनाएं समान देखने को मिलती है और सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती है। मित्रों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भले कोशिकाएं छोटी बड़ी हैं परंतु इनकी संरचनाएं एक समान है। सभी के पास कोश दीवाल है, कोश रस स्तर है, कोश रस कोशिका रस है, उसी प्रकार से इनके पास कोशिका केंद्र भी है। इस प्रकार हम निर्णय ले सकते हैं कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, उसका प्याज के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। चाहे छोटा प्याज लो चाहे आप बड़ा प्याज लो, सभी की झिल्ली की कोशिकाएं एक ही जैसी होगी। अब एक कोशिक और बहुकोशिक सजीवों की जानकारी दीजिए। तो आवर्धक लेंस की खोज के बाद ऐसा जानने को मिला कि एक ही कोशिका समग्र सजीव का निर्माण करती है। मतलब कि जो भी सजीव हो उनका निर्माण एक ही कोशिका से होता है। अगर आप चींटी की बात करें तो उसका भी निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है, और आप हाथी की बात करें तो हाथी का भी निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है। अब सजीव दो तरह के हैं, एक है एक कोशिक सजीव और दूसरे हैं बहुकोशिक सजीव। तो एक कोशिक सजीव में आते हैं अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, और बहुकोशिक सजीव में इष्ट के अतिरिक्त सभी कवक, फिर बाद में सारे पादप और सारे जीव जंतु, ये बहुकोशिक सजीव है। अब एक कोशिकीय सजीव में एक ही कोशिका कार्य करके संपूर्ण सजीव के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि एक ही कोशिका में आप पाचन भी होगा, श्वसन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती है। उसी प्रकार से बहुकोशिक सजीव में एक ही सजीव के शरीर में अनेक कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करने के लिए विविध ऊतक, अंग या फिर अंग तंत्र का निर्माण करती है। जैसे कि इसमें कार्य करने के लिए सभी ऊतक, अंग और अंग तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि भोजन का स्वाद ग्रहण करने के लिए हमें जीभ दिया हुआ है, देखने के लिए आंखें आई होती है, ये सब उसमें आई होती है। अब एक कोशिकीय सजीव में विभाजन के द्वारा उसकी जैसी संतति उत्पन्न होती है। मतलब कि अगर कोई पितृ शरीर है और इसका विभाजन होने से जो नई कोशिका बनती है वो एग्जैक्टली अपने पितृ जैसी ही होती है। और प्रत्येक बहुकोशिकीय सजीव में एक ही कोशिका से निर्मित होती है, और जो बहुकोशिकीय सजीव है वो भी एक ही कोशिका से निर्मित होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप चींटी की बात करें तो चींटी भी एक ही कोशिका से बनी हुई है, और हाथी की बात करें तो हाथी भी एक ही कोशिका से बना हुआ है। अब सभी सजीवों में कोशिका विभाजन हो इस प्रकार के कोशिका निर्मित होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि पितृ शरीरों का विभाजन होने से नई कोशिका निर्मित हुई है। और याद रखिए कि जो नई कोशिका निर्मित हुई है वो अपने पितृ शरीर में से निर्मित हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सभी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से निर्मित हुई है। और यह वाक्य रुडोल्फ विर्शो ने कोशिका के सिद्धांत में बताया था। मित्रों, कोशिका का सिद्धांत स्लीडन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था सर्वप्रथम। इसमें उन्होंने पहले बताया था कि सभी पेड़ पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने हुए हैं और कोशिका जो है वो सजीव की मूलभूत इकाई है। इसके पश्चात इन्हीं के कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था रुडोल्फ विर्शो ने, और उन्होंने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से निर्मित होती है। अब 4 जो नीचे दिए गए मानव शरीर के विविध आकार की कोशिकाओं को हमें पहचानना है। तो जो ए में दिया गया है यह है चिकनी कोशिकाएं। मित्रों, चिकनी कोशिकाएं मुख्य रूप से हमें हलन चलन में सहायक होती है। फिर बी में दिया गया है हमें रुधिर कोशिकाएं। मित्रों, याद रखिए कि जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है श्वेत कोशिकाएं, फिर होती है लाल रक्त कोशिकाएं, और तीसरी होती है त्राक कणिकाएं। तो यहाँ पर जो हमें आकृति में दिया गया है यह लाल रक्त कोशिकाएं हैं। और मित्रों, हमेशा याद रखिए कि सभी कोशिकाओं के पास कोशिका केंद्र होता है, परंतु लाल रक्त कोशिकाओं के पास कोशिका केंद्र होता नहीं है। और इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इसका मुख्य रूप से कार्य ऑक्सीजन का वहन करना होता है। अब जो सी पर दिया गया है वो है तंत्रिका कोशिकाएं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती है। उसके बाद जो डी पर दिया गया है वो है अंडाणु, जो मादा जनन कोशिका है। उसी प्रकार से ई पर दिया गया है शुक्राणु, जो नर जनन कोशिका है। मित्रों, याद रखिए कि जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो उस समय फलन होता है, और फलन के पश्चात फलितांड का निर्माण होता है, और फलितांड के निर्माण के पश्चात उसके विभाजन होने से संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण होता है।
उसके पश्चात F पर दिया गया है, यह है अस्थि कोशिकाएं, जो मुख्य रूप से शरीर को आधार देने का कार्य करती है। G पर दिया गया है वसा कोशिकाएं, जो चर्बी कोशिकाओं के साथ संबंधित है। अब सजीवों के कार्य के अनुसार विभाजन को समझाना है, तो हम जैसे जानते हैं कि एक कोशिकीय सजीव है और बहुकोशिकीय सजीव है। तो पहले देखेंगे एक कोशिकीय सजीवों में श्रम विभाजन। तो एक कोशिकीय सजीव होने से उनमें कुछ सजीवों की तरह, जैसे कि बहुकोशीय सजीव की तरह अंग तंत्र स्तर का आयोजन वहाँ पर देखने को मिलता नहीं है, परंतु अनिवार्य कार्य करने के लिए इनके पास कोशिकांग आई होती है। कोशिकांग के रूप में कणाभ सूत्र, गोल्गी काय इत्यादि आई होती है। और मित्रों याद रखिए कि कोशिकांग के कारण ही एक कोशिका सजीव जीवित रहती है और अपने सारे कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर ही संपूर्ण एक कोशिका बनाती है। और हमें यह जानना रुचिकर होगा कि सभी कोशिका एक ही प्रकार के कोशिकांग से बनी होती है, चाहे वो किसी की भी सजीव की कोशिका हो और उसका कार्य कुछ भी हो, परंतु उसकी कोशिकांग एक ही प्रकार की कोशिकांग से बनी होती है। अब कोशिकांग में नए पदार्थ का निर्माण, अन्य कणों का पाचन, कोशिका में से अपशिष्ट पदार्थों को दूर करने की क्रिया वगैरह निश्चित अंगिकाओं के द्वारा होती है। जैसे कि अन्य कणों का पाचन है, तो अन्य कणों का पाचन एक कोशिकीय सजीव में अन्नधानी के अंदर होता है। अब अन्नधानी में लाइसोसोम नाम के पाचक उत्सेचक आए होते हैं, जो अन्य कणों का पाचन करते हैं। और अन्य कणों के पाचन के पश्चात उसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा दूर किया जाता है। उसी प्रकार से बहुकोशिकीय सजीव में श्रम विभाजन, तो बहुकोशिकीय सजीव में कार्य करने के लिए श्रम विभाजन हुआ होता है। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कार्य के अनुसार विभाजन आप देख सकते हैं। जैसे कि जीभ है तो वो स्वाद परखने का कार्य करता है, नाक है तो सूंघने का काम करता है, आँख है जो देखने का काम करता है। मतलब यहाँ पे कार्य के अनुसार सभी अंगों का विभाजन स्पष्ट रूप से हुआ है। उदाहरण के रूप में मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग कार्य करते हैं, जैसे कि हृदय है तो वो पंप का कार्य करता है तथा आमाशय भोजन के पाचन का कार्य करता है। अब ऐसे सजीवों में कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, रुधिर कोशिकाएं और विविध स्नायु कोश। अब इस प्रकार के एक कोशिकीय सजीवों में श्रम विभाजन अंगिका के रूप में होता है। मतलब कि जो भी एक कोशिकीय सजीव है वहाँ पर कोशिकांग के रूप में श्रम विभाजन होता है, और बहुकोशिकीय सजीव में ऊतक, अंग या फिर अंग तंत्र स्तर पर आयोजन हमें देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें।